कल्पना कीजिए न्यूयॉर्क शहर की कड़कड़ाती ठंड है, आधी रात का वक्त। हाँ। और सड़कों पर एक 16 साल का लड़का बिल्कुल अकेला भटक रहा है। उसे अभी अभी स्कूल से निकाल दिया गया है, लेकिन वो घर नहीं जाना चाहता। और वो घर क्यों नहीं जाना चाहता, यही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, वो बस इस शहर की सड़कों पर घूम रहा है, अजनबियों से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही हर उस इंसान से नफरत भी कर रहा है जो मुस्कुराकर उससे बात करता है। सही कहा। उसे लगता है कि दुनिया का हर बड़ा इंसान झूठा है, मतलब एक मुखौटा पहने हुए है। हाँ। तो सवाल ये है कि आखिर इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है। हाँ, और ये कोई आम लड़का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। है। और क्यों इस भटके हुए लड़के की कहानी ने पूरी दुनिया में एक ऐसा तहलका मचाया जो दशकों बाद आज भी शांत नहीं हुआ है। आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। हमारी आज की स्रोत सामग्री होल्डन कॉलफील्ड एंड द फाइट फॉर इनोसेंस है, जो जेडी सैलिंगर के उस बेहद मशहूर उपन्यास द कैचर इन द राय पर आधारित है, जो कि एक मास्टरपीस है। हाँ, हमारा मिशन है होल्डन कॉलफील्ड के उस 3 दिन के सफर को समझना, जिसने कई देशों में बैन होने के बावजूद इसे हर पीढ़ी की सबसे पसंदीदा किताब बना दिया। मैं सोच रही थी इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात ही ये है कि जब हम किसी क्लासिक या दुनिया बदल देने वाली कहानी के बारे में सुनते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में किसी बड़े युद्ध या किसी महान हीरो की तस्वीर बनती है। हाँ, जैसे कोई दुनिया बचाने वाला मिशन हो। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो भी युद्ध चल रहा है वो पूरी तरह से एक 16 साल के लड़के के दिमाग के अंदर चल रहा है। एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष। सही कहा। ये एक ऐसा संघर्ष है जो आज की इस इंफॉर्मेशन से भरी सोशल मीडिया और दिखावे वाली दुनिया में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। ये कहानी हमें एक इंसान के अंदर की उस उथल-पुथल में ले जाती है, जहां बाहर से सब कुछ एकदम नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। और इस तूफान का सबसे पहला लक्षण हमें कहानी की शुरुआत में ही दिख जाता है। होल्डन को अपने स्कूल, जिसका नाम पैंसी प्रेप है, वहाँ के माहौल से सख्त नफरत है। हाँ, उसे वहाँ सब कुछ नकली लगता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार उसे वहाँ के लड़कों से, स्कूल के तौर तरीकों से और कुल मिलाकर समाज के हर उस नियम से चिढ़ है जो लोगों को एक खास ढांचे में ढालने की कोशिश करता है। और वो एक खास शब्द का बार बार इस्तेमाल करता है, फोनी, मतलब पाखंडी या नकली। फोनी, ये शब्द पूरी किताब का जैसे एक सेंट्रल थीम है। हाँ, उसे लगता है कि जो बड़े लोग हैं वे अपनी मासूमियत खो चुके हैं और अब सिर्फ पैसे, स्टेटस और झूठी तारीफों के पीछे भाग रहे हैं। जैसे वो अपने स्कूल के हेडमास्टर को फोनी कहता है क्योंकि वो सिर्फ उन माता पिता से हंसकर बात करता है जो देखने में अमीर या प्रभावशाली लगते हैं। जो कि हमारी सोसाइटी की एक बहुत कड़वी सच्चाई भी है ना? लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर हम स्रोत को ध्यान से देखें तो होल्डन खुद भी तो पूरी कहानी में लगातार झूठ बोलता है। हाँ, ये तो है। वो अजनबियों को मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है, अपनी उम्र छिपाता है, तो फिर वो किस हक से बाकी पूरी दुनिया को फोनी या पाखंडी ठहरा रहा है? क्या ये उसका अपना दोगलापन नहीं है? मैं तो यही सोच रही थी पढ़ते हुए। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और सतह पर देखने से ये दोगलापन ही लगता है, लेकिन अगर हम इसके मनोविज्ञान को समझे ना, इसके मैकेनिज्म को देखें, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। अच्छा, कैसे? होल्डन के लिए फोनी होने का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं है। उसके लिए इसका मतलब है परफॉर्मेंस देना, यानी अपनी असलियत को छिपाकर दुनिया के सामने एक ऐसी छवि पेश करना जिससे समाज में फायदा हो। मतलब एक स्वार्थी दिखावा। बिल्कुल। होल्डन जो झूठ बोलता है वो अक्सर बेतरतीब और अजीब होते हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता। लेकिन जब वो दूसरों को फोनी कहता है तो वो उस दिखावे पर वार कर रहा होता है जहां लोग मतलब निकालने के लिए नकली बनते हैं। मतलब ये कुछ वैसा है जैसे हम आजकल किसी नेटवर्किंग इवेंट या बड़ी कॉर्पोरेट पार्टी में जाते हैं। अरे हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है। मतलब वहाँ हर इंसान बेहतरीन सूट या ड्रेस पहने हुए है, एक हाथ में ड्रिंक है और सब एक दूसरे से मुस्कुराकर हाथ मिला रहे हैं। अरे, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपका वो प्रोजेक्ट तो कमाल का था। जबकि असल में उन्हें कोई परवाह नहीं होती। बिल्कुल। असल में कोई भी उस पल में सच्चा नहीं है। हर कोई सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहा है कि सामने वाला इंसान उसके करियर या स्टेटस के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। सही बात है। ये बस एक लेन देन है जिसे ना दोस्ती का मुखौटा पहना दिया गया है। होल्डन शायद इसी मुखौटे से नफरत कर रहा है। मैं कहूंगा कि ये नेटवर्किंग इवेंट वाली तुलना असल में होल्डन की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझाती है।
वो इसी बात से घबराया हुआ है कि क्या बड़ा होने का मतलब यही है? क्या अडल्टहुड का यही मतलब है? हाँ, क्या बड़े होकर आपको भी इसी तरह मुस्कुराकर सौदाबाजी करनी पड़ेगी? उसका ये गुस्सा सिर्फ एक टीनेज विद्रोह नहीं है, ये असल में उस प्रामाणिकता, उस सच्चाई की तलाश है जो उसे इस फूनी दुनिया में कहीं नहीं मिल रही। और इसी खोखलेपन से घबराकर वो भागता है, लेकिन घर नहीं जाता। ये भी तो कितनी अजीब बात है ना। बिल्कुल। स्कूल से निकाले जाने के बाद कोई भी आम बच्चा डरते हुए घर जाएगा, अपने माता पिता की डांस सुनेगा, लेकिन होल्डन सीधे न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पे निकल जाता है। हाँ, वो 3 दिन का भटकाव। 3 दिन तक वो होटलों, बार और बर्फीली सड़कों पर अकेला भटकता रहता है। और स्रोत में एक बहुत ही अजीब लेकिन बहुत ही गौर करने वाला किस्सा है। वो बत्तख वाला सवाल। हाँ, वो एक टैक्सी में बैठता है और ड्राइवर से पूछता है कि सर्दियों में जब सेंट्रल पार्क की झील जम जाती है तो वहां की बत्तखें कहाँ जाती हैं। मतलब कोई 16 साल का लड़का आधी रात को ऐसा सवाल क्यों पूछेगा? इस बत्तख वाले सवाल के पीछे क्या लॉजिक है? ये बत्तख वाला सवाल ना इस पूरी कहानी के सबसे गहरे सिंबल्स में से एक है। होल्डन सिर्फ बत्तखों के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो वो क्या जानना चाहता है? वो असल में बदलाव और अस्तित्व के बारे में पूछ रहा है। जब हालात मुश्किल होते हैं, जैसे झील का जम जाना, तो जो कमजोर और मासूम है उनका क्या होता है? ओह, मतलब वो खुद को उन बत्तखों से जोड़कर देख रहा है। बिल्कुल। वो जानना चाहता है कि क्या वे मर जाते हैं, क्या कोई उन्हें बचाकर किसी सुरक्षित जगह ले जाता है, या उन्हें खुद ही किसी नई जगह उड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये उसका अपना डर है। वो खुद उस स्कूल से निकाला गया है, वो खुद कड़कड़ाती ठंड में बाहर है। वो ये जानना चाहता है कि क्या इस निर्दयी दुनिया में मासूमों के बचने का कोई रास्ता है भी या नहीं। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरी असुरक्षा की भावना है। मतलब वो अंदर से डरा हुआ है। हाँ, बहुत डरा हुआ है। और वो लोगों से बात भी करना चाहता है। वो बार में अनजान लोगों के पास जाता है, सुबह नाश्ते के समय कुछ नन से बहुत लंबी बातचीत करता है, लेकिन जैसे ही कोई उसके करीब आने की कोशिश करता है या उसे लगता है कि सामने वाला इंसान फोनी हो रहा है, हाँ, वो तुरंत चिढ़ जाता है। एकदम से उन्हें दूर धकेल देता है। हाँ, वो एक ही समय में जुड़ना भी चाहता है और भागना भी चाहता है। इसे मनोविज्ञान में डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म। होल्डन एक गहरे अकेलेपन का शिकार है। वो चाहता है कि कोई उसे समझे, लेकिन उसे इस बात का खौफ है कि अगर उसने किसी पर भरोसा किया और वो इंसान भी बाकी दुनिया की तरह नकली निकला, तो जो चोट लगेगी वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वो पहले ही दीवार खड़ी कर देता है। बिल्कुल, इसलिए वो पहले ही लोगों को दूर कर देता है। और अगर हम इस स्थिति को आज के टाइम में रखकर देखें ना, तो ये हमारे मॉडर्न डिजिटल अकेलेपन का एकदम सटीक खाका है। मैं समझ रही हूँ कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं। हाँ, आप सोचिए इसके बारे में। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, हजारों फ्रेंड्स और फॉलोअर्स हैं। मतलब एक इंसान के फोन पर दिन भर में सैकड़ों नोटिफिकेशंस आते हैं। वो लगातार एक भीड़ का हिस्सा है, हर वक्त कनेक्टेड है। हाँ, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन लॉक करता है और अपने कमरे में अकेला बैठता है, तो उसे एहसास होता है कि उन हजारों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे वो रात के 2 बजे कॉल करके अपनी असली परेशानी बता सके। एकदम सही बात है। होल्डन उसी न्यूयॉर्क शहर में है जो लाखों लोगों से भरा है, सड़कों पर कंधे से कंधा छिल रहा है, लेकिन उस पूरी भीड़ में उससे ज्यादा अकेला कोई नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहां ये अकेलापन इतना भारी हो जाता है कि इंसान बाहरी दुनिया से उम्मीद छोड़ देता है। वो अपने किसी सुरक्षित कोने की तलाश करता है। हाँ, और होल्डन के लिए वो सुरक्षित कोना कौन है? बाहरी दुनिया से पूरी तरह निराश होकर होल्डन अब अपनी उम्मीद सिर्फ एक ही इंसान में तलाशता है, उसकी 10 साल की छोटी बहन फीबी। हाँ। फीबी में अभी भी वो बचपन वाली मासूमियत बाकी है। वो अभी तक उस फोनी दुनिया का हिस्सा नहीं बनी है। और इसी रिश्ते से निकल कर आता है इस किताब के शीर्षक द कैचर इन द राय का असली मतलब। ये हिस्सा मुझे इस पूरे स्रोत में सबसे ज्यादा विजुअल और पावरफुल लगा। मतलब जब होल्डन अपनी बहन को बताता है कि वो जिंदगी में असल में बनना क्या चाहता है। वो राई के खेत वाली कल्पना। हाँ, वो कल्पना करता है कि राई का एक बहुत बड़ा खेत है। उस खेत में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मजे से खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं है। लेकिन उसी राई के खेत के एकदम किनारे पर एक बहुत ही गहरी खौफनाक खाई है। खेलते खेलते ये बच्चे अनजाने में उस खाई की तरफ बढ़ रहे हैं और होल्डन का सपना है कि वो उस खाई के किनारे खड़ा रहे और जो भी बच्चा उस खाई में गिरने वाला हो वो उसे दौड़कर पकड़ ले। वो कैचर इन द राई बनना चाहता है। हाँ, राई के खेत में पकड़ने वाला एक रक्षक। आप इस विजुअल की कल्पना कीजिए। ये सिर्फ एक खेत और खाई नहीं है,
ये मानव जीवन की पूरी यात्रा का एक बहुत ही सटीक मेटाफोर है। कैसे? यहाँ जो राई का खेत है वो बचपन है, मासूमियत, जहाँ कोई फिक्र नहीं, कोई दिखावा नहीं है। और वो गहरी खाई क्या है? बड़ा होना। बिल्कुल, वो खाई है अडल्टहुड। होल्डन की नज़र में एक बच्चा जैसे ही बड़ा होता है वो उस खाई में गिर जाता है, और उस खाई के नीचे वो फूनी दुनिया है जहाँ स्वार्थ है, पैसे की लालसा है और बस झूठ है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी तार्किक समस्या नजर आती है। बताइए। मतलब बड़ा होना तो प्रकृति का नियम है ना, कोई इंसान जिंदगी भर बच्चा कैसे रह सकता है? होल्डन इन बच्चों को बड़ा होने से क्यों रोकना चाहता है? उसे समय के आगे बढ़ने या बदलाव से इतना खौफ क्यों लगता है कि वो समय के पहिए को ही रोक देना चाहता है? इस खौफ की जड़ें बहुत गहरी हैं, और यहीं पर स्रोत सामग्री हमें होल्डन के इस पूरे चिड़चिड़ेपन और इस अजीब व्यवहार के पीछे के सबसे बड़े साइकोलॉजिकल कारण तक ले जाती है। वो ट्रॉमा? हाँ, ये कारण है एक ऐसा गहरा सदमा, एक ऐसा ट्रॉमा जिसने उसके दिमाग के काम करने के तरीके को ही बदल दिया है। होल्डन के एक छोटे भाई की, जिसका नाम एली था, ल्यूकेमिया से मौत हो गई थी, यानी ब्लड कैंसर। ओहो। और एली सिर्फ 11 साल का था। स्रोत में बताया गया है कि एली बहुत ही ब्रिलियंट था। वो अपने बेसबॉल ग्लव्स पर हरे रंग की स्याही से कविताएं लिखता था, ताकि फील्डिंग करते समय जब कोई खेलना हो रहा हो तो वो उन्हें पढ़ सके। यार, ये तो बहुत ही मासूमियत भरा और दिल छू लेने वाला डिटेल है। मतलब कोई कैसे इस बात को भूल सकता है? और यही बात होल्डन को अंदर से खाए जा रही है। उसने अपने छोटे भाई को खो दिया। एली की मासूमियत हमेशा के लिए उसी 11 साल की उम्र में ठहर गई। साइकोलॉजी में ये देखा गया है कि जब कोई टीनेजर इतने करीब से मौत या किसी बड़े सदमे को देखता है ना, तो उसका दिमाग समय और बदलाव को सीधे खतरे से जोड़ लेता है। अच्छा, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई है कि अगर चीजें बदलेंगी, अगर लोग बड़े होंगे, तो वो या तो उस फोनी दुनिया में खो जाएंगे या एली की तरह हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। एकदम सही। इसलिए वो हर चीज को वैसा ही रखना चाहता है जैसी वे हैं। वो हर बदलाव को एक खतरे की घंटी मानता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि उसे म्यूजियम जाना इतना ज्यादा पसंद क्यों है। हाँ, वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। बिल्कुल। स्रोत में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि होल्डन को न्यूयॉर्क के उस म्यूजियम से बहुत लगाव है। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये कोई नॉर्मल शौक नहीं है। वो बार बार म्यूजियम इसलिए नहीं जाता कि उसे हिस्ट्री में कोई खास दिलचस्पी है, बल्कि इसलिए जाता है म्यूजियम में चीजें कभी नहीं बदलती। एग्जैक्टली। ये एक पॉज बटन की तरह है। पॉज बटन, हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। मतलब जब किसी इंसान को कोई गहरा इमोशनल सदमा लगता है तो वो बस जिंदगी का पॉज बटन दबा देना चाहता है। म्यूजियम में जो एस्किमो मछली पकड़ रहा है ना, वो हमेशा मछली पकड़ता रहेगा। वो कभी थकेगा नहीं। हाँ, जो पक्षी उड़ान भरता हुआ दिखाया गया है वो कभी नीचे नहीं गिरेगा। आप 10 साल बाद भी उस शीशे के बक्से के सामने जाके खड़े होंगे तो सब कुछ वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही। कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, कोई मरकर दूर नहीं जाएगा। म्यूजियम होल्डन के लिए वो सुरक्षित जगह है जहां समय रुक गया है। मैं कहूंगा कि पॉज बटन वाली एनालॉजी बहुत ही बेहतरीन है, और इसी वजह से ना होल्डन की वो लाल रंग की हंटिंग हैट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसे वो अक्सर पहने रहता है। हाँ, वो अजीब सी टोपी। वो लाल टोपी उसके लिए सिर्फ ठंड से बचने का कोई कपड़ा नहीं है, वो एक कवच है, एक शील्ड है जो उसने इस बदलती हुई दर्द देने वाली दुनिया के खिलाफ पहन रखी है। जब हम उसके इस दर्द, इस ट्रॉमा के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं तो होल्डन हमें कोई विद्रोही या बिगड़ाया लड़का नहीं लगता। वो हमें एक डरावा, कमजोर बच्चा नजर आता है जो बस अपनों को खोने के डर से कांप रहा है। ये बहुत ही डीप है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान की जिंदगी कोई शीशे का बक्सा तो है नहीं जिसे आप म्यूजियम में से जाकर रख दें। बिल्कुल नहीं। जिंदगी तो आगे बढ़ेगी। आप हमेशा के लिए पॉज बटन दबाकर नहीं बैठ सकते। और जब आप इस सच्चाई से लड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप खुद अंदर से टूटने लगते हैं। और होल्डन के साथ यही होता है। हाँ, होल्डन का ये 3 दिन का भटकाव उसे इसी मानसिक टूटन, इसी ब्रेकडाउन के कगार पे ले आता है। वो पूरी तरह से थक चुका है। और फिर कहानी का वो अंतिम, सबसे खूबसूरत और मार्मिक दृश्य आता है। वो कैरोसेल या हिंडोले वाला दृश्य। हाँ, होल्डन अपनी बहन फीबी को पार्क में एक कैरोसेल पर गोल गोल घूमते हुए देखता है। बहुत तेज बारिश हो रही है। होल्डन बारिश में पूरी तरह भीग रहा है। उसके पास अपनी वो लाल टोपी है, लेकिन वो फिर भी बस चुपचाप खड़ा होकर अपनी बहन को उस लकड़ी के घोड़े पर घूमते हुए देखता रहता है। और यहाँ एक बहुत ही खास चीज होती है।
कैरोसेल पर एक सोने की रिंग, एक गोल्ड रिंग लटकी होती है, जिसे पकड़ने के लिए बच्चों को अपने घोड़े से थोड़ा बाहर की तरफ झुकना पड़ता है, जो कि खतरनाक है। हाँ, रिस्की है। और फीबी भी उस रिंग को पकड़ने के लिए बाहर की तरफ झुक रही है। और यही वो पल है जो होल्डन के पूरे नजरिए को, उसके उस कैचर इन द राय वाले भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है। ऐसे देखिए, उस हिंडोले का मैकेनिज्म क्या है? वो गोल गोल घूमता है एक तय रास्ते पर, जो एक तरह से म्यूजियम की तरह सेफ और अनुमानित है। हाँ, प्रिडिक्टेबल है। लेकिन उस गोल्ड रिंग तक पहुंचने के लिए बच्चों को सुरक्षित दायरे से बाहर निकलना होगा, रिस्क उठाना होगा। अगर वो झुकेंगे तो उनके गिरने का खतरा है। और होल्डन, जो पूरी जिंदगी बच्चों को गिरने से बचाना चाहता था, जो उस खाई के किनारे खड़ा रक्षक बनना चाहता था, वो फीबी को झुकते हुए देखता है, लेकिन उसे रोकता नहीं है। नहीं रोकता। वो कुछ नहीं कहता। क्योंकि उस बारिश में भीगते हुए होल्डन को ये सच समझ आ जाता है कि आप बच्चों को हमेशा सुरक्षित नहीं रख सकते। अगर आप उन्हें गिरने से बचाएंगे तो आप असल में उन्हें जीने से रोक रहे होंगे। उन्हें उस रिंग के लिए रिस्क लेना होगा, उन्हें बड़ा होना पड़ेगा, उन्हें दुनिया की कड़वाहट भी चखनी होगी और उन्हें गिरना भी सीखना होगा। सही बात है। अगर आप उन्हें गिरने ही नहीं देंगे तो वे कभी खुद से उठना नहीं सीख पाएंगे। होल्डन का ये फैसला कि वो फीबी को गिरने का रिस्क लेने देगा, असल में खुद होल्डन का उस सदमे, उस ट्रॉमा से बाहर आने का सबसे पहला कदम है। मतलब उसने अपना पॉज बटन आखिरकार छोड़ दिया। हाँ, उसने स्वीकार कर लिया है कि जिंदगी चलेगी और बदलाव आएगा। ये एक ऐसी एक्सेप्टेंस है जो बहुत ही सुकून देने वाली है। ये हमें सिखाती है कि हाँ, दुनिया में फोनी लोग होंगे, दिखावा होगा और दर्द भी होगा, लेकिन इन सब के बावजूद हमें भागने की या समय को रोक देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो द कैचर इन द राय सिर्फ एक लड़के के विद्रोह की कहानी नहीं है। ये हमारे अपने अंदर के उस डरे हुए हिस्से की कहानी है जो बदलाव से घबराता है। हाँ, जो चीजों को पकड़ कर रखना चाहता है। और ये किताब हमें सबसे बड़ी जो चीज सिखाती है वो है एम्पैथी, मतलब सहानुभूति। जब हम किसी को बिना वजह गुस्सा करते, सबसे कटते या हर चीज में बुराई निकालते देखते हैं ना, तो अक्सर हम उन्हें बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उस चिड़चिड़ेपन के पीछे, उस डिफेंस मैकेनिज्म के पीछे शायद कोई बहुत गहरा दर्द हो, कोई ऐसा खोने का डर छिपा हो जो हमें बाहर से दिखाई नहीं दे रहा। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। होल्डन की कहानी हमें लोगों के उस अदृश्य दर्द को समझने का एक नजरिया देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर विद्रोह असल में दुनिया से नफरत नहीं होता, बल्कि कई बार वो दुनिया से बेइंतहा प्यार करने और उसे खो देने का डर होता है। एकदम सही। और इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे सवाल को बस हवा में छोड़ना चाहती हूँ जो होल्डन की इस 70 साल पुरानी कहानी को सीधे हमारी आज की जिंदगी और हमारी जेब में रखे गैजेट से जोड़ देता है। अच्छा, वो क्या? जरा सोचिए, अगर होल्डन कॉलफील्ड आज के जमाने का एक 16 साल का लड़का होता, उसके पास एक स्मार्टफोन होता जो लगातार इंटरनेट से जुड़ा रहता, तो क्या वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर उन 3 दिनों तक सच में उस तरह से गायब और अकेला रह पाता? शायद नहीं। क्या वो उस गहरे आत्ममंथन, उस मानसिक टूटन और फिर उस हीलिंग वाली एक्सेप्टेंस तक पहुंच पाता? या फिर आज की ये फोनी डिजिटल दुनिया अपने 24 घंटे के लोकेशन ट्रैकिंग, वेयर आर यू वाले टेक्स्ट मैसेजेस और सोशल मीडिया के अंतहीन शोर के जरिए उसके उस अकेलेपन, उसके उस भटकाव और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके उस हीलिंग के सफर को भी उससे हमेशा के लिए छीन लेती?